नमस्कार, डीडी बिहार की मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं किसी खास विषय पे, और बात विषय की करें तो दर्शकों हम देखते हैं कि हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी न किसी देखते हैं। अगर अंग प्रत्यारोपण के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि अंगदान सबसे बड़ा महादान होता है। और इसकी जो सबसे बड़ी हम देखते हैं विशेषता होती है वो ये होती है कि हमारे जीवन के अंतिम यात्रा के साथ ये किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की यात्रा को आगे इससे बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि अंगदान सिर्फ चिकित्सा का ही विषय नहीं बल्कि ये मानवता का विषय है। इसलिए कहते हैं अंगदान हमारे देश का सबसे बड़ा महादान है। आज हम तमाम चीज़ों पे खास बातचीत करेंगे आज के जो हमारे मेहमान हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ करते हैं, एक अच्छे सोच के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के अनमोल वचन में आप सभी के लिए क्या कुछ है। मेरा मन मेरा मंदिर है। मैं किसी को भी अपने गंदे पांव के साथ मेरे मन में नहीं गुजरने दूंगा। महात्मा गांधी। और इसी के साथ दर्शकों चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान का। आपको बता दें कि आज के जो हमारे विशेष मेहमान हैं ये हैं पद्मश्री नीलेश विनोद चंद्र मंडवाल। आपको बता दें कि इन्हें ऑर्गन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इनके अंगदान को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए इन्हें है जो 2026 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम जानते हैं कि आपको देखते हैं कि ऑर्गन मैन ऑफ इंडिया का भी टाइटल मिला है, पद्मश्री से आपको सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो कार्यक्रम की शुरुआत में इससे ही जान के करना चाहूँगी, इसकी जो प्रेरणा थी आपको कहाँ से मिली, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इस बारे में बताएं। मुस्कान जी, कोई भी कार्य जो जब भी शुरू होता है तो उसके पीछे कहानी होती है। मेरे साथ भी ऐसी एक घटना घटी कि मेरे पिताजी की 97 में किडनी खराब हो गई और 2004 से मेरे पिताजी का हफ्ते में 2 बार डायलिसिस शुरू हुआ। जब भी मेरे पिताजी की किडनी ख़राब हुई तो हमने भी हमारे पिताजी को कहा कि हमारी किडनी आपको देते हैं जिससे आपका ट्रांसप्लांट हो सके और एक आप क्वालिटी लाइफ जी सके। उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी उम्र छोटी है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार की जिम्मेवारी भी आपके ऊपर है, तो मैं डायलिसिस के ऊपर ही रहूँगा। 2004 में मेरे पिताजी का हफ्ते में 2 बार डायलिसिस शुरू हुआ और जब भी मैं डायलिसिस करवाने के लिए पिताजी को अस्पताल लेके जाता था तो मैं देखता था कि बहुत कम उम्र के लोग भी डायलिसिस करा रहे थे और डायलिसिस की पीड़ा क्या है वो हम लोग तो देख ही रहे थे, क्योंकि डायलिसिस से व्यक्ति को जीवन तो मिलता है लेकिन वो क्वालिटी लाइफ नहीं होती, वो क्वांटिटी लाइफ होती है। वो परिवार में से कोई किडनी नहीं दे सकता है, क्या ऐसे मरीज़ को लाइफ टाइम डायलिसिस के ऊपर जीवन जीना पड़ेगा? उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी? ये थॉट मुझे 2004 में वो डायलिसिस के वेटिंग रूम में आता रहता था और लेकिन आगे कैसे काम करना उसकी दिशा नहीं दिख रही थी। 2005 में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑनररी सेक्रेटरी था। उस समय बहुत से लोगों के साथ हमारी मुलाकात होती थी, तो ऐसी ही एक मुलाकात उस समय गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख श्री चिनूभाई शाह के साथ हुई। चिनूभाई ने के साथ किडनी के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि नीलेश भाई, आप इतना सब करना चाहते हो किडनी के बारे में तो हमारी संस्था में जुड़ो। उनकी संस्था जो थी वो किडनी रोग के प्रिवेंशन के लिए काम कर रही थी। मैंने भी अप्रैल 2005 से प्रिवेंशन के ऊपर कार्य शुरू किया, लेकिन मेरी सोच अलग थी। मेरी सोच थी कि अंगदान के विषय में काम करना है, तो मैंने सूरत शहर के सब आईसीयू के कांटेक्ट करना शुरू किया। सूरत शहर के न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन का कांटेक्ट करना शुरू किया कि जब भी कोई ब्रेन डेड केस आता है तो उनकी जानकारी हमें दीजिए। और 12 जनवरी 2006 के दिन सूरत की अशक्त आश्रम अस्पताल में एक जगदीश भाई शाह नाम के व्यक्ति ब्रेन डेड थे
और सूरत के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अशोक भाई पटेल ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया था और उनकी जानकारी हमें दी गई। हमने जगदीश भाई के परिवार को अंगदान के बारे में समझाया और वो परिवार ने अंगदान के बारे में हाँ कही और ये गुजरात का पहला इंटरसिटी किडनी दान और ट्रांसप्लांट की शुरुआत हुई। वहाँ से ये हमारी जर्नी की शुरुआत हुई जी। और साथ ही सर, आप डोनेट लाइफ के संस्थापक भी हैं। देखते हैं आज भी अगर हम अंगदान के बारे में बात करें तो इसको लेके लोगों के मन में काफ़ी संकोच भी होता है, बहुत अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ भी लोगों के मन में हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जब भी हमने भी 2005 में ये अंगदान के बारे में की मूवमेंट शुरू की, तभी लोगों को ब्रेन डेड का कंसेप्ट ही पता नहीं था। लोगों को ऐसा था कि जो व्यक्ति का हृदय बंद हो गया तो उनकी डेथ हुई है, लेकिन ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ, ये कंसेप्ट लोगों को पता नहीं था। तो हमने लगातार लोगों को ये कंसेप्ट के बारे में समझाया। लोगों को मन में ऑर्गन डोनेशंस के प्रति डर था, अज्ञानता थी, धार्मिक गैरमान्यता भी थी। तो उसके बारे में हमने काम करना शुरू किया। वो तो हमने 360 डिग्री अवेयरनेस फैलाई। हमने स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाके अंगदान के बारे में लोगों को, स्टूडेंट्स को समझाया। हमने सामाजिक जो कार्यक्रम होते वहाँ जाके लोगों को अंगदान के बारे में बातचीत की, वोकाथॉन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और उत्सव को भी ये अंगदान के जो मैसेज फैलाने का एक माध्यम बनाया, जो उसमें पतंग उत्सव है, गणेश उत्सव है, उनके माध्यम से भी लोगों को अंगदान के बारे में समझाया। जो आपने बात कही, जो लोगों की भ्रांति आ गई, तो लोगों के मन में एक डर था कि आज अंगदान करेंगे तो शरीर खराब हो जाएगा, डिसेप हो जाएगा, जो हमें धार्मिक क्रिया में बाधा उत्पन्न होगी। तो हमने लोगों को बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे दूसरी सर्जरी में स्टिचेस लेते हैं, ऐसे ही ये ऑर्गन प्रोक्योर करके स्टिचेस लेके परिवार को मान सम्मान के साथ उनके पार्थिव देह को सुपुर्द किया जाता है। लोगों के मन में डर था कि हम आँखों का दान करेंगे तो हमें स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा। तभी हमने लोगों को समझाया कि आत्मा अजर और अमर है। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा पहले चली जाती है और हम जो उनके पार्थिव देह का दफनाते हैं या अग्नि संस्कार करते, वो तो एक खोखा ही होता है। लोगों के मन में ऐसा डर था, ऐसी गैर भ्रांतियाँ थी कि हम जो शरीर लेके आए हैं वो ही शरीर लेके जाएंगे तो ही मोक्ष मिलेगा। तभी हमने लोगों को पूछा कि हमारे समाज में बहुत सी माताएं हैं, बहुत सी बहनों हैं, उनको यूट्रस की तकलीफ़ होती है, ब्रेस्ट कैंसर की तकलीफ़ होती है, उनका यूट्रस निकाल दिया जाता है, उनका एक ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, शरीर का एक अंग कम हो ही गया, शरीर खंडित हो ही गया, तो क्या ऐसी माता बहनों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमने लोगों को पूछा कि हमारे समाज में कितने भाइयों हैं कि जिसको गोल ब्लैडर की तकलीफ़ होती है, उनका गोल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, शरीर का एक अंग कम हो ही गया, तो क्या ऐसे भाइयों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमने लोगों को पूछा कि हमारे देश में जो भी किडनी के ट्रांसप्लांट होते हैं वो ज़्यादातर लाइव ट्रांसप्लांट होते हैं, यानी कि परिवार में से ही किडनी का दान होता है। 2 किडनी में से किडनी कम हो गई, एक अंग कम हो गया, शरीर खंडित हो ही गया, तो क्या ऐसे लोगों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? लोग समझने लगे कि बात तो सही है। फिर लोगों ने हमें कहा कि धर्म कहता है कि अंगदान नहीं करना चाहिए। तो हमने लोगों को कहा कि पृथ्वी पे सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ था। हमने महर्षि दधीची ऋषि का उदाहरण देते हुए कहा कि जब भी दानव के साथ युद्ध करने की बारी आई तो महर्षि दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा तो हमारे शास्त्रों में भी है। हमारी डोनेट लाइफ का शुभारंभ परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रीतम्बरा जी के वरद हस्ते हुआ था। दीदी माँ ने कहा था कि पहले लोग कहते थे अब विवाह करो, संतानों को जन्म दो, आप नहीं रहेंगे लेकिन आपकी निशानियाँ रहेगी। लेकिन ये कितना सुंदर है कि हम नहीं होंगे फिर भी हमारा हृदय किसी और में धड़क रहा होगा। हम नहीं होंगे फिर भी हमारी किडनी किसी दूसरे के रक्त को पवित्र और स्वच्छ कर रही होगी। हम नहीं होंगे
फिर भी हमारा लीवर किसी दूसरे के भोजन को हाड़, मांस, मज्जा और रस बना के उनके शरीर का पोषण कर रहा होगा। हम नहीं होंगे, फिर भी हमारी आंखें जगत के सारे सुंदर दृश्य को देखते हुए धन्य हो रही होगी। नहीं होंगे हम, फिर भी होंगे हम। हमने लोगों को बताया कि आपके ब्रेन डेड स्वजन के अंगों की स्वर्ग में ज़रूरत नहीं है, किंतु पृथ्वी पर ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारे देश में लाखों लोगों की मौत समयसर अंग न मिलने की वजह से हो रही है। अंत में सबको राखी हो जाने वाला है। उससे अच्छा है कि हम अंगदान करके हमने ब्रेन डेड स्वजन के अंगदान करेंगे तो अंग विफलता के मरीजों को नया जीवन मिलेगा। लोग समझने लगे कि बात तो सही है, अंत में तो राखी हो जाने वाला है। तो आज लोग धीरे धीरे ये विषय को समझ के आगे आ रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि हम देखते हैं कि हमारी जीवन की अंतिम यात्रा के साथ हम किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको इसकी ज़रूरत है उसकी यात्रा को आगे हम बढ़ा सकते हैं और एक जीवन जीने की एक नई उम्मीद भी दे सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात करें, अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं, देखते हैं जब भी जो ब्रेन डेड व्यक्ति होते हैं उनके जो परिवार वाले होते हैं उनको इस चीज़ के लिए मनाना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत संवेदनशील क्षण होता है, उनको समझाना। तो आप लोग किस तरीके से परिवार वालों से संवाद करते हैं और उनको मनाने में मदद करते हैं, इस बारे में भी आप कुछ बताएंगे? मुस्कान जी, आपने सही कहा कि ये बहुत ही संवेदनशील बात होती है, क्योंकि ये ऐसे परिवार के साथ काउंसलिंग करना होता है कि जिन परिवार को आप जीवन में कभी भी मिले नहीं हो और ऐसे समय पे मिलते हो कि जब भी परिवार रुदन में है, सदमे में है, आक्रन है परिवार में, और उनको जाके बताना कि आपका ये स्वजन ब्रेन डेड है, उनको ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझाना और उसका अंगदान के लिए राज़ी करना, ये बहुत ही कठिन होता है। जब भी अस्पताल से हमें कॉल आते हैं या डॉक्टर्स के कॉल आते हैं कि ऐसे मरीज़ ब्रेन डेड है, तो हम अस्पताल में जाते हैं, लेकिन परिवार के साथ सीधा पहले अंगदान के बारे में बात नहीं करते हैं। थोड़े समय में उसके साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं कि आप क्या हुआ था, आपका ये जो मरीज़ है वो उसका आपका रिश्ता क्या है, परिवार में कौन कौन लोग हैं, ऐसे करके उसके कंधे पे हाथ रख के उसके साथ एक आत्मीयता पहले बनाते हैं। फिर धीरे धीरे अंगदान के बारे में बात करते हैं कि ब्रेन डेड यानी कि आपको बारे में पता है क्या। वो बोलते कि नहीं, डॉक्टर ने बोला ये ब्रेन डेड है, अभी ये जीने वाला नहीं है। तो फिर हम उसको ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझा के बात करते हैं। हम उनको बताते हैं कि जो ब्रेन डेड व्यक्ति है तो वो तो चला गया है, उसका हृदय धड़क इसीलिए रहा है कि वेंटिलेटर के माध्यम से उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है और दवाई के माध्यम से उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जा रहा है। तो हम उसको समझाते हैं कि ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ, क्योंकि उनके अंगदान के निर्णय से 5 से 8 व्यक्ति को नया जीवन मिलने की संभावना खड़ी होती है। और ये जो नया जीवन मिलता है वह केवल 5 से 8 व्यक्ति को नहीं मिलता है, लेकिन 5 से 8 परिवार को मिलता है। हम उनको बताते हैं कि जो व्यक्ति डायलिसिस पे होता है वो डायलिसिस की क्या पीड़ा होती है, वो डायलिसिस के सेंटर पे जाके आप देखो। जब भी ये अंगदान से वो उसको जब भी किडनी मिलती है, वो डायलिसिस की पीड़ा से मुक्त होता है, तभी वो जिन परिवार ने अंगदान किया है उनको आशीर्वाद ज़रूर देता है। वो दिखता नहीं है, लेकिन वो आशीर्वाद ज़रूर देता है। ऐसे ही लीवर की बात होती है कि लीवर में जो परिवार में से कोई देना चाहता भी है, लेकिन वो परिवार का फैटी लीवर है, अन्य कोई कारण से लीवर नहीं दे सकता है। किडनी में तो डायलिसिस भी इलाज है, लेकिन लीवर में तो ट्रांसप्लांट के अलावा कोई इलाज ही नहीं है। और जब भी उनको लीवर मिलता है तभी उनके परिवार के चेहरे पे कितनी खुशहाली आती है। तो ये सब छुपा आशीर्वाद है। हृदय की बात करते हैं कि आज जीते जी तो कोई भी व्यक्ति हृदय का दान नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति का हृदय का पंपिंग 5% है, 10% है, 5 स्टेप चलता है तो उनकी सांसें फूल जाती है, खाने पीने पे रिस्ट्रिक्शन है, और उनको हृदय के माध्यम से डोनेशन से उसका हृदय का ट्रांसप्लांट होते हैं
होता है तो उनके परिवार के ऊपर खुशहाली आती है। फेफड़े के बारे में बात करते हैं, हाथ के डोनेशंस के बारे में बात करते हैं। क्या जो व्यक्ति का अकस्मात के कारण दोनों हाथ कट जाते हैं उसका जीवन क्या होता है? वो स्वावलंबी जीवन के जीने के बजाय वो परावलंबी जीवन उनको जीना पड़ता है। और यदि उनको हाथ का डोनेशन से उसका ट्रांसप्लांट होता है तो उनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। वो अपने आप वापस जी सकता है, अपनी क्वालिटी लाइफ जी सकता है। हम लोगों को बताते हैं कि आपके जो स्वजन थे उनको कुछ सर्जरी हुई, सर्जरी में आपने खून की ज़रूरत पड़ी थी, तो आप खून कहाँ से लाए? तो बोला ब्लड बैंक से लाए। किसने डोनेट किया? तो आपने तो बोला नहीं, किसी ने डोनेट किया। तो आज खून ब्लड बैंक है तो वहाँ से खून मिलता है। ये ऑर्गन की कोई बैंक नहीं है, ये तो ऐसे ही दिया जाता है। तो फिर लोग समझते हैं कि बात तो सही है। दूसरा हम पूछते हैं कि आपने व्यक्ति को अमर होते हुए किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति अंगदान करता है वो वास्तव में अमर हो जाता है, क्योंकि उनके मरने के बाद भी वो जिंदा रहता है। हम लोगों को पूछते हैं कि हमारे परिवार में कोई सदस्य की मृत्यु होती है, उनके शरीर के ऊपर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वह हम निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? तो बोला कीमती है, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को काम में लगेंगे। हम उनको बताते हैं कि ये ऑर्गन्स उससे भी ज़्यादा कीमती है। ये ऑर्गन्स कोई फैक्ट्री में बनते नहीं है, इसीलिए उसे जलाए या दफनाए के बजाय हम अंगदान करें तो देश में जो हर साल लाखों लोगों की मौत समयसर अंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन मिलेगा। उनको बताते हैं कि आपके ब्रेन डेड स्वजन के अंगों की स्वर्ग में ज़रूरत नहीं है, किंतु पृथ्वी पर है। वो धीरे 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 जो भी बातें आती है लोग समझते हैं कि हाँ, अंत तो राखी हो जाने वाला है, उससे अच्छा है कि हम अंगदान करें। जी। और अंगदान की प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं अस्पताल हो गए, डॉक्टर्स, परिवार, ट्रांसप्लांट संस्था हो गई, पुलिस वाले, बहुत सारे पक्षों का इसमें जुड़ाव होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी डोनेट लाइफ इसमें किस तरीके समन्वय है जो स्थापित करती है, इस बारे में भी आप थोड़ा बताएं। जब भी परिवार से अंगदान की कंसेंट मिलती है तभी हम पहले सोटो को इन्फॉर्म करते हैं। सोटो यानी स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस, और जो मरीज़ के जो भी रिपोर्ट्स है वो सब उनको भेज देते हैं। अपनी टेस्ट का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब भेज देते हैं। फिर सोटो एलोकेशंस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े, जो ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट स्टेट में होती है वो स्टेट के अस्पताल को अलॉट किया जाता है। स्टेट में नहीं होती है तो फिर रीजन में जाती है, रीजन में नहीं होती है तो फिर नेशनल में जाती है, और नेशनल में नहीं होती है तो इंटरनेशनल मरीज़ को अलॉट किया जाता है। एक बार ये एलोकेशंस की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में जो भी अस्पताल को अलॉट किया गया है वो अस्पताल हमारे साथ कांटेक्ट में आते हैं और उनके बाद में रिट्राइवल टाइम फिक्स किया जाता है। तो अलग अलग शहरों से आते हैं, कोई अहमदाबाद से आता है, कोई मुंबई से है, कोई बेंगलोर से है, कोई चेन्नई से है। तो अलग अलग टीमों के साथ फिर कोऑर्डिनेशन शुरू होता है रिट्राइवल टाइम के हिसाब से। और लॉजिस्टिक क्या बनता है, क्योंकि जब भी ऑर्गन्स का डोनेशंस होगा, मल्टीपल ऑर्गन्स के डोनेशंस होंगे तो सबसे पहला हैंड्स लेके टीम जाएगी, ट्रांसप्लांट की टीम जाएगी, फिर हृदय की टीम जाएगी, उसके बाद में लंग्स की टीम जाएगी, उसके बाद में लीवर और किडनी की टीम जाएगी। तो अलग अलग टीम होती है। तो एक बार ये सब रिट्राइवल टाइम का फिक्स हो जाता है, उसके साथ में पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशंस किया जाता है ग्रीन कॉरिडोर के लिए, क्योंकि ऑर्गन डोनेशंस अंदर जो टाइम का बहुत मायने रखता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाता है। अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग ग्रीन कॉरिडोर का टाइम दिया जाता है, और उनके साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ में भी कोऑर्डिनेशंस किया जाता है। तो एक शहर से ऑर्गन का डोनेशंस होता है, अलग अलग राज्य और शहर में ऑर्गन्स आता है, तो सबके जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेशंस करके कम से कम समय में ऑर्गन
एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था की जाती है। जी, और साथ ही हम देख रहे हैं वर्षों से अंगदान, अब लोग इसके बारे में थोड़े अवगत हो रहे हैं, लोग जान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं ये एक चिकित्सा का ही विषय नहीं बल्कि एक ये सामाजिक आंदोलन भी है। तो लोगों में किस तरीके से इसको लेके, अंगदान को लेके एक बदलाव देखा जा रहा है, इस बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? बदलाव बहुत ही देखने को मिल रहा है। मैं जब ये बात आपको किया कि मैंने 2005 में ये शुरुआत की थी, उस समय देश में अंगदान के बारे में कोई चर्चा ही नहीं थी। किसी को अंगदान के बारे में बोले, मैं आपको बात करूं तो 2005 में जब हमने अंगदान के बारे में काम करना शुरू किया और 2013 तक ऐसी हालत थी कि जब भी हम लोग अंगदान के बारे में अस्पताल में जाते थे, लोगों को समझाते थे, तभी लोग गालियां भी देते थे, मारने के लिए भी दौड़ते थे, जल्लाद भी कहते थे। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई। आज लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरा कि पहले हमें लोगों को समझाने की कोशिश करनी पड़ती थी, आज लोग सामने से कॉल कर रहे हैं कि नीलेश भाई हमारे ये स्वजन ब्रेंडेड है, हमें उसको अंगदान करना है, आप हमें समझाए कि कितना समय लगेगा, क्या लगेगा। उनको प्रोसेस मालूम नहीं होती है तो वो सामने से कॉल करते हैं। दूसरे के नेचुरल डेथ के अंदर भी बहुत से कॉल हमें आते रहते हैं कि हमें अंगदान करना है। उसके लिए मैं बात करूंगा जो भारत सरकार ने, खास करके हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, मैं मानता हूं कि देश के पहले ऐसे वड़ा प्रधान है कि जिन्होंने सार्वजनिक मंच से अंगदान के बारे में बात की। 2015 में, अक्टूबर 2015 में पहली बार उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में अंगदान के बारे में देशवासियों को बातचीत कही और आज तक करीबन 4 से 5 बार वो लोग माननीय श्री नरेंद्र भाई ने अंगदान के बारे में देशवासियों को संबोधित किया है। सरकार भी अंगदान के बारे में अलग अलग कार्यक्रम कर रही है, जैसे कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे का जो सेलिब्रेशंस किया जाता है तो उसमें जो अंगदाता परिवार है उनको सम्मानित किया जाता है। फिर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन में भी अंगदाता परिवार को सम्मानित किया जाता है। तो देश में एक वातावरण तो धीरे धीरे बन रहा है जी। लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि आज की तारीख में भी हमारे देश में कितने ऐसे प्रांत हैं कि जिसमें आज की तारीख में भी अंगदान के बारे में लोगों को में जागरूकता नहीं है। आज हम बिहार में बैठे हैं, हम बिहार की ही बात करें तो बिहार में अंगदान है ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 2017 में, सितंबर 2017 में सूरत से एक 14 महीने का बच्चे का अंगदान करवाया था। वो जो परिवार है वो बिहार का ही है, वो सूरत में मजदूरी काम करता है। तो मेरा यही है कि जो सूरत से हम लोग अलग अलग राज्यों के अंगदान के जो रहते लोगों के अंगदान करवा सकते हैं, तो वो राज्य में क्यों नहीं होता है? उसकी वजह यही है कि लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता नहीं है, एक समझ नहीं है। हमें लोगों को विश्वास दिलाना है कि अंगदान महादान है। अगर हम प्रत्यारोपण के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इसके प्रक्रिया के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में हमने बात किया है। ऐसे बहुत से परिवार हैं आज भी हम देख रहे हैं जिनके घर में अंग प्रत्यारोपण किया गया होगा। कोई ऐसा कोई क्षण या कोई आप ऐसी स्टोरी हमें, हमारे दर्शकों को साझा करना चाहें, ट्रांसप्लांट के बाद क्या वो कहना चाह रहे होंगे या फिर कैसी खुशी थी उनके मन में, इस बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? मुस्कान जी, किस्से तो बहुत है, एक एक के किस्से कहने को जो है तो समय भी कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं 2-3 बात कहूँगा। एक 26 साल का लड़का था, 2018 की बात है, और जब भी वो हमारे पास आया था फिर वो उसका नाम ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर्ड किया गया और वो उसका हृदय का पंपिंग केवल 2% ही था, लेकिन उनके बाद में उसको आर्टिफिशियल हार्ट पे रखा गया। 48 डेज तक वो आर्टिफिशियल हार्ट के ऊपर रहा और एक दिन सूरत से ही 2018 में उसको हार्ट जो हमने एक डोनेट करवाया 21 साल की लड़की का, और वो उनका हृदय का ट्रांसप्लांट वो लड़के में मुंबई में हुआ। आज ट्रांसप्लांट के करीबन 7 साल कंप्लीट हो गए हैं।
उसके हृदय के ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने शादी की और उनके परिवार में 2 बच्चे हैं। तो ट्रांसप्लांट के बाद व्यक्ति की जीवन में कैसा बदलाव आता है, ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। वही हिसाब से एक 2017 में हमने एक 14 महीने का बच्चे का अंगदान करवाया था। उसमें उसका हृदय का भी दान किया गया था और उनका हृदय का ट्रांसप्लांट मुंबई में एक 3.5 साल की बच्ची में हुआ था 2017 में, सितंबर 2017 में। आज करीबन 9 साल कंप्लीट होने को आए हैं और वो बच्ची आज नॉर्मल लाइफ जी रही है, स्कूल जा रही है, डांस कर रही है, एक आम बच्ची की तरह वो हर एक एक्टिविटी कर रही है। ऐसा ही 2019 में एक लड़के का पुणे का रहने वाला है, उसका दोनों हाथ और दोनों पैर अकस्मात की वजह से काटने पड़े थे। अभी आप सोचो कि जिस व्यक्ति के दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है, ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसे होगा। और 2021 में हमने सूरत से एक 14 साल के बच्चे का दूसरे अंगों के साथ हैंड का भी डोनेशंस करवाया था और उनका ट्रांसप्लांट वो लड़के में हुआ। आज ट्रांसप्लांट को 5 वर्ष पूर्ण होने को आए हैं हैंड ट्रांसप्लांट को। वो लड़का आज 3 व्हीलर व्हीकल चलाता है, स्विमिंग करता है, इवन शीर्षासन करता है। ऐसे तो बहुत से केसेस है, लेकिन आज ट्रांसप्लांट के बाद में इनके परिवार और उनके चेहरे पे जो खुशहाली आती है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, वो सिर्फ महसूस ही की जा सकती है। बिल्कुल। साथ ही अगर हम गुजरात और विशेषकर अगर हम सूरत के बारे में बात करें तो अंगदान को लेके आज ये पूरे देश भर में ये जाना जाता है, आप ऑर्गन मैन ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं। दूसरे अगर हम शहरों के बारे में बात करें, दूसरे स्टेट्स के बारे में बात करें, तो ऐसे में वो किस तरीके से इस चीज़ को अपना सकते हैं और इससे लोगों को भी मदद मिल सकती है, ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे सूरत मॉडल के बारे में अगर हम बात करें? हमने जो मॉडल बनाया, ये मॉडल ऐसा मॉडल था कि जो डोनर को सम्मान दे सके। हमारा मॉडल केवल डोनर के मध्यम ही हमने रखा। जैसे परिवार अंगदान के बारे में हाँ कहता है, फिर उनका ऑर्गन प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है, उससे पहले हम लोग एक प्रेयर करवाते हैं आईसीयू के अंदर। उनके बाद में जब भी वो जो ब्रेन डेड व्यक्ति को आईसीयू से ओटी में शिफ्ट करते हैं, उससे पहले हम लोग उसको एक सलामी दी जाती है। और हम लोग सलामी क्यों दी जाती है वो हम समझाते हैं कि जैसे सरहद पर जवान अपनी देश की सुरक्षा के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है और हम सलामी देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान गंवाई लेकिन हमारे देश के दूसरे नागरिकों की जान बचाई। ऐसे ही आपका स्वजन ब्रेन डेड हुआ, आपने अंगदान का निर्णय किया, वो निर्णय की वजह से 5 से 8 व्यक्ति को नया जीवन मिलने की संभावना खड़ी हुई। लेकिन ये नया जीवन केवल 5 से 8 व्यक्ति को नहीं मिलता है, 5 से 8 परिवार को मिलता है। ये समझा कि वो भाव के साथ उसको सलामी दी जाती है। उसमें डॉक्टर्स होते हैं, परिवार होते हैं, हमारे डोनेट लाइफ के वॉलंटियर्स होते हैं। तभी परिवार रोता है कि किस लेवल से, किस भाव से ये कार्य चल रहा है। दूसरा, हमने जो डोनर है, कई डोनर बहुत सामान्य परिवार से भी होते हैं, उनके बच्चों की परिवार की शिक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी संस्था डोनेट लाइफ ने ले ली। कई बच्चे ऐसे हैं कि जो नर्सरी में पढ़ रहे थे, अभी आज 12th में आ गए, कोई नर्सिंग में पढ़ रहे, कोई इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहे हैं। उनके साथ में हमने हमारी ऑफिस पे एक डोनर वॉल बनाया, जिसमें 2006 से अभी तक जितने भी अंगदान जिन जिन लोगों के हुए हैं उसका नाम है, डेट है और उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। तो उसको ग्रेटिट्यूड देने के लिए एक डोनर वॉल बनाई। तो परिवार आके रोता है कि हमने तो अंगदान कर दिया लेकिन आपने उसको अमर कर दिया। ये छोटी छोटी बातों से हम आगे बढ़े तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दूसरा कि हम जब भी परिवार की प्रार्थना सभा होती है, वो परिवार की प्रार्थना सभा में जाते हैं, उसको प्रशस्ति पत्र देते हैं और ख़ास उसको अमर बनाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट विभाग की माई स्टैम्प योजना है। जैसे गांधी जी की फ़ोटो वाली स्टैम्प आती है, ऐसे ही जो डोनर है उसकी फ़ोटो वाली फ्रेम का एक पूरा फ्रेमिंग करके उसको देते हैं। तो लगता है कि आदमी अमर हो गया, वास्तव में अमर हो गया। और
जो परिवार ने अंगदान किया है वो हमारे डोनेट लाइफ का परिवार है। ऐसा नहीं है कि अंगदान कर दिया बात ख़त्म हो गई। वो हमारा डोनेट लाइफ का परिवार है। उसके साथ आज की तारीख में भी हम लोग और साल में एक बार हर एक परिवार को आमंत्रित करते हैं। हमारा काइट फेस्टिवल होता है, उसमें भी हर एक परिवार को आमंत्रित करते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ, ये अंगदान हुआ है, सही जगह पे हुआ है और एक उसको मान सम्मान भी मिलता है और दूसरे को प्रेरणा मिलती है। तो उसी हिसाब से उसको चलता है और दूसरा के सोशल मीडिया के माध्यम से उसको पूरा सम्मान दिया जाता है। उसके जो वीडियोस है, रील्स है, वो हर एक हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे रखे जाते हैं। पूरे देश से लोग उसको देखते हैं, पूरे देश से लोग उसको वाह करते हैं कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा काम किया। तो उसको अमर बनाने का काम भी हम लोग इसी हिसाब से करते हैं। जी, और साथ ही इसकी प्रक्रिया के बारे में बात करें, कोई आपसे जुड़ना चाहता है या फिर आने वाले समय में कोई चाहता है कि उनके परिवार में भी ऐसे अंग प्रत्यारोपण किया जाए या फिर डोनेट करे वो अपना अंग, किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं। कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति अंगदान का संकल्प करना चाहता है जो 18 साल की उम्र ऊपर से उम्र का है, वो भारत सरकार की नोटों की वेबसाइट पे जाके अंगदान का संकल्प ले सकता है। भारत सरकार ने जो है आधार लिंक ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है। आधार के साथ ये लिंकअप है। आप आधार नंबर डालोगे, आपके ऊपर एक OTP आएगा और पूरा फॉर्म ओपन होके धीरे धीरे आप भरते जाओगे, तुरंत आपका संकल्प हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अंगदान संकल्प लेने से पहले आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी इसका डिस्कशन कर देना चाहिए। और अंगदान का संकल्प कंप्लीट होता है तो आपके मोबाइल के ऊपर ही भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय का ऑर्गन डोनेशन प्लेज का सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा, आपने बताया कि प्रत्यारोपण किसी को करवाना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑर्गन उसका खराब है तो जो भी अस्पताल में, देश के कोई भी अस्पताल में ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है, वहाँ अस्पताल में जाके उनका नाम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी होती है। नाम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस ऐसे नहीं होती है, वो पूरा जो भी डॉक्टर्स है तो उसका इवेल्यूट करते हैं, अलग अलग टेस्ट निकाल के जो भी उसको मार्गदर्शन देते हैं। एक बार पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में वो अस्पताल उनका नाम जो भी सोटो, रोटो, नोटो है उनमें रजिस्टर्ड करवाता है। किसी को भी कांटेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ऑर्गन एलोकेशंस की प्रक्रिया किसी की भी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति देख के ऑर्गन का एलोकेशंस नहीं होता है। ऑर्गन्स का एलोकेशंस केवल सोटो, रोटो और नोटो के माध्यम से ही होता है। जी।